दोस्तों पिछले कई दिन से ठीक 10 बजे हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है। उसके पीछे रीज़न यही है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि मेरी जो थोड़ी तबीयत है वो ख़राब चल रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक स्टोरी लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हो जा रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए और उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों एक विद्यालय है, उस विद्यालय की जो घंटी है वो बजाई जाती है और बच्चे जो है उस विद्यालय के अंदर को भागने लगते हैं। अब जैसे ही जो प्रार्थना है वो प्रार्थना समाप्त होती है तो जो टीचर थे वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, क्योंकि उस स्कूल के अंदर से लगातार दुर्गंध आ रही थी। अब टीचर समझते हैं कि ये जो दुर्गंध है ये इन बच्चों के अंदर से आ रही है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल का मामला था। तो टीचर जो है वो कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सब हाथ उठाओ कि कौन कौन बच्चे नहा के आए हैं और कौन कौन नहा के नहीं आए। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं कि आज वो नहा के आए हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहा के नहीं आए हुए होते हैं। उसके बाद में दोस्तों टीचर उन बच्चों से कहते हैं कि जो भी बच्चे आज नहा के नहीं आए हैं वो कल नहा के आए। उसके बाद में दोस्तों वो दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन आता है। मामला जो था वो वैसा का वैसा ही है। आज दुर्गंध का जो लेवल है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। अब टीचर जो है वो गुस्से में कहते हैं कि आज कौन कौन नहा के नहीं आया। तो उसमें से फिर से 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो हाथ उठाते हैं, कहते हैं सर आज हम नहा के नहीं आए। तो टीचर जो है उनकी 2-3 डंडों से पिटाई लगाते हैं और उसके बाद में जो दिन है वो भी गुजर जाता है। तीसरा दिन आ जाता है और तीसरे दिन को जो दुर्गंध का लेवल होता है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब टीचर फिर से बच्चों से कहते हैं कि दरअसल आज कौन कौन नहा के नहीं आया है। फिर से वही मामला, 2-4 बच्चे फिर हाथ उठाते हैं, कहते हैं सर आज हम नहा के नहीं आए। और इस बार टीचर कई सारे बच्चों की बेवजह पिटाई कर देते हैं। उसके बाद में तीसरा दिन भी गुजर जाता है, चौथा दिन आता है। अब चौथे दिन जब टीचर स्कूल के अंदर आते हैं तो दुर्गंध और ज़्यादा होती है। अब टीचर बच्चों से पूछते हैं कि आज कौन कौन नहा के नहीं आया है। तो जितने भी सारे बच्चे होते हैं सब हाथ उठाते हैं और सब के सब कहते हैं कि सर आज हम नहा के आए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो ये कहता कि आज हम नहा के नहीं आए। सारे के सारे बच्चे जब ये बोलते हैं कि आज नहा के आए हैं, और साथ में वो बच्चे ये भी कहते हैं कि आज हम अपने कपड़े भी धुला के आए, क्योंकि हमने अपने घर पे कहा था अपने माता पिता से कि स्कूल में हमारी पिटाई लग रही है, क्योंकि क्लासरूम में लगातार बदबू आ रही है। तो टीचर को ऐसा शौक हो रहा है कि हम लोग नहा के नहीं आते, तो इस वजह से आज हम नहा के भी जाएंगे और हमारे कपड़े भी धुले होना चाहिए, प्रेस कर भी होना चाहिए, उसके बाद ही जाएंगे। अब जब टीचर ये बात सुनते हैं और उधर दुर्गंध को देखते हैं तो मामला कुछ और दिखाई पड़ता है। तो जो टीचर है वहीं स्कूल से एक बच्चे को गाँव के प्रधान के पास भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि दरअसल पता कराओ कि स्कूल के अंदर जो दुर्गंध आ रही है ये कहाँ से आ रही है। अब जब ग्राम प्रधान के पास जाया जाता है वो एक सफाई कर्मी को लेते हैं और सफाई कर्मी को लेके आने के बाद में वो ये दिखवाने की कोशिश करते हैं कि आखिर दुर्गंध किस तरफ से आ रही है और क्यों आ रही है। उसके बाद में वो जो सफाई कर्मी था वो देखता देखता एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर स्कूल के अंदर टॉयलेट मौजूद था, और टॉयलेट के पास में ही एक सेफ्टी टैंक था जिसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। अब दोस्तों सबको लगता है कि शायद इस सेफ्टी टैंक से ही बदबू आ रही है। उसके बाद में वो सफाई कर्मी को सेफ्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में जो सफाई कर्मी जो नज़ारा देखता है उसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल उस सेफ्टी टैंक के अंदर एक बच्चे की जो छात्र था उस छात्र की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उसी के अंदर से वो दुर्गंध आ रही थी। अब जब वो सफाई कर्मी ये सब कुछ देखता है तो वो हिल जाता है, ऊपर के लोगों को बताता है, उनके भी पसीने छूट जाते हैं, कुछ लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तो दरअसल ये पूरा मामला क्या था, घटना पे आते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं तो वीडियो देख के निकल जाते हैं, बस कमेंट्स करते नहीं हैं, तो आप लोगों का जो प्यार है वो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। हालांकि आप लोग प्यार दे रहे हैं, व्यूज़ जो है हमारे ठीक ठाक आ रहे हैं, नया चैनल है, लेकिन आप लोग कमेंट्स भी कर दीजिए। हमारी कोई कमी है वो कमेंट्स में बताइए, या फिर किसी का बर्थडे है, या फिर किसी की सालगिरह है, या फिर कोई किसी को डेडिकेट करना चाहता है, उसका बर्थडे विश करवाना चाहता है, तो कमेंट्स कर दीजिए। और आपका जो कमेंट्स होगा वो कल को मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, इस घटना की सच्चाई परत दर परत मैं आप लोग को बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली और यहीं का एक थाना पड़ता है लालगंज। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 1999 की। रात के तकरीबन 9 बजे का समय था और यहीं पर एक परिवार है। इसमें जो पिता हैं इनका नाम है वीरेंद्र त्रिपाठी और इनका जो बेटा है जिसकी उम्र मात्र 15 साल है उसका नाम है पिंटू त्रिपाठी। अब दोस्तों पिंटू त्रिपाठी रात के 9 बजे तक अपने घर नहीं लौटा था। परिवार वाले माता पिता परेशान होते हैं, हर उस जगह ढूंढते हैं जहां पिंटू जा सकता था। उसके दोस्तों से पूछताछ की जाती है, दोस्तों के बाद में
कोई ऐसी जगह जहाँ पे पिंटू खेलने जाता हो उन जगहों पे जाके देखा जाता है। साथ के साथ कुछ रिलेशन में जो भी रिश्तेदार होते हैं उन सब के घर देखा जाता है, लेकिन पिंटू का कहीं पर कोई पता नहीं था। उसके बाद में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ये भी सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो समय था वो लगातार बढ़ रहा था। अब समय 9 बजे से भी ज़्यादा का हो जाता है, लेकिन पिंटू अभी तक घर नहीं पहुँचा था और ये सुबह का निकला हुआ था। उसके बाद में सब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर वहीं के लालगंज के थाना में पहुँचते हैं और वहीं पर जो SHO हैं उनसे कहते हैं कि दरअसल इनका जो बेटा है पिंटू ये सुबह से घर नहीं पहुंचा है, लापता है। और जो माता पिता है ये रोते हुए कहते हैं कि दरअसल इस टाइम तक उनका जो बेटा है वो घर पे आ जाता था। तो वहाँ के जो SHO है वो पूछते हैं कि दरअसल तुम्हारा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता था। तो उसके जो माता पिता हैं वो बताते हैं लालगंज में ही एक स्कूल है, लिटिल फ्लोवर उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहीं पर उनका जो बेटा है वो कक्षा 10 का छात्र है। माता पिता कहते हैं कि हमने स्कूल में भी जाके सबसे पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, टीचर्स से पूछा, जो उसके दोस्त थे, बच्चे थे, सबसे पूछा। सब ने यही कहा कि लास्ट वाला जो पीरियड था उस समय तक हमने आपके बेटे को देखा था, उसके बाद जब छुट्टी हुई थी तो वो यहाँ से चला गया था, डेली की तरह ऐसा ही होता था। तो माता पिता कहते हैं जब स्कूल भी गया था और स्कूल से निकला भी है तो घर नहीं पहुँचा तो कहाँ पहुँचा। अब ये जो बात थी ये परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए बड़ी हैरत की बात थी, बड़ी परेशानी की बात थी। तो जो SHO है वो कहते हैं कि तुम घर जाइए और सुबह 10 बजे तक तुम अपने बेटे को ढूंढिए। अगर वो 10 बजे तक घर लौट के आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो 10 बजे के बाद हमें ये जो रिपोर्ट है ये दर्ज करेंगे और उसके बाद जो है तफ्तीश जारी करेंगे कि आखिर तुम्हारा जो बेटा है वो गया तो कहाँ गया। अब जो पिता है वीरेंद्र त्रिपाठी ये वहाँ से चले आते हैं और पूरी रात इनके घर में जो किराएदार था जिसका नाम धर्मेंद्र था उसके साथ अपने बेटे को ढूंढते, हर जगह ढूंढते हैं। पूरी रात गुजर जाती है और रात के ही समय ये फिर से पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब पूरी रात हमने अपने बेटे को ढूंढा है, कहीं भी उनके बेटे का पता नहीं है। ये जो माता पिता थे इनका बुरा हाल था, आस पड़ोस के जो लोग थे उनको भी इस माता पिता के ऊपर तरस आ रहा था, क्योंकि इनका जो हाल था वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बदहाल हो चुका था। क्योंकि इससे पहले इनके बेटे के साथ में इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था, वो स्कूल जाता था, घर लौट आता था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि इनके बेटा कहाँ चला गया किसी को कोई पता नहीं है। हर जगह ढूंढ ली है, रात रात भर ये माता पिता परेशान हैं। तो जो SHO है वो वहाँ पे रिपोर्ट लिखते हैं और उसके बाद में सर्च अभियान चलाते। आस पड़ोस के थानों को भी खबर करी जाती है कि पिंटू है, इस तरीके का कदकाठी है, अगर किसी को भी पता मिले तो इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों पुलिस जो है एक अभियान भी चलाती है। इस अभियान के तहत लगभग 500-600 लोग उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता है। 14 जुलाई का ये मामला था, 15 जुलाई को मामला दर्ज हुआ, 16 गुजरती है, 17 गुजरती है, 18 गुजर जाती है। जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के भी हाथ पैर फूलने लगते हैं। पुलिस को लगता है कि यार ये जो लड़का था आखिर गया तो कहाँ गया। अब ये जो मामला था ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। लालगंज की जितनी भी दुकानें थीं उस समय बंद करा दी गई थी और जितने भी लोग थे सब सड़कों पर उतर आए थे, प्रदर्शन का माहौल बन चुका था। अब ये जो बात थी ये लालगंज तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे रायबरेली में ये बात फैल चुकी थी। अब वहाँ के जो भी उच्च आला अधिकारी थे सब मौके पे पहुँचते हैं और सब के सब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिर वो लड़का गया तो कहाँ गया, आखिर उस लड़के का कोई सबूत क्यों नहीं मिल पा रहा है। इधर पुलिस परेशान थी, उधर जो लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस के आला अधिकारी भी उन लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ हमें 3 दिन का समय दे दो, 3 दिन के अंदर अंदर हम पता लगा लेंगे कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस उन लोगों से जो प्रदर्शनकारी थे उनसे 3 दिन का समय मांगती है तो जो लोग सड़कों पे उतर आए थे वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, क्योंकि 3 दिन का समय पुलिस ने मांगा था। तो लोग समझते हैं कि शायद 3 दिन में ये जो पूरा मामला है सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों ये जो 3 दिन थे आखिरकार ये 3 दिन भी गुजर जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कोई पता नहीं था। अब कहीं ना कहीं जब 3 दिन गुजर जाते हैं तो पुलिस की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर लगातार दबाव पड़ रहा था, लगातार प्रेशर पड़ रहा था। और दोस्तों 3 दिन गुजर जाने के बाद में जो पिंटू के पिता हैं वीरेंद्र त्रिपाठी ये पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में ये कहते हैं कि दरअसल साहब एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। दरअसल वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि साहब जिस दिन उसका बेटा गायब हुआ था उसी दिन उसके घर में एक पर्ची आके गिरती है और वो जब उस पर्ची को पढ़ता है तो उस पर्ची पे लिखा होता है कि तुम्हारा जो बेटा है उसका हमने अपहरण कर लिया है और अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करो और शहर के अंदर ही जो STD बूथ है वहाँ पर 5 लाख रुपए लेके भेजो। अब दोस्त शहर के अंदर ये हंगामा चल रहा था। इधर ये जो पिता है इसने ये बात पुलिस से छुपा के रखी थी। दरअसल इस पिता से उस पर्चे के माध्यम से जब उसको कॉल किया तो उसमें यह भी बताया गया कि जो शहर के अंदर हंगामा चल रहा है इसको शांत कराइए और इस बारे में अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो ये ना तुम्हारे और ना तुम्हारे बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।
अब दोस्तों इसके पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पुलिस से बताए या फिर क्या करे। लगातार समय गुजर रहा था और जो शहर के लोग थे उसकी जो सिंपैथी थी उन लोगों की, वो इस व्यक्ति के प्रति बढ़ रही थी। अब जब ये बात पुलिस को बताई जाती है तो कहीं ना कहीं पुलिस का अब माथा ठनक जाता है और पुलिस इस मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है। अब दोस्तों पुलिस इस मामले की जब गंभीरता से जांच करती है, उधर पास के ही गांव से एक खबर आती है। दरअसल 14 जुलाई को ये बच्चा पिंटू गायब हुआ था और 24 जुलाई बीत चुकी थी और पास का जो गांव है 24 जुलाई वाले दिन पहाड़ीपुर, यहीं पर एक प्राथमिक विद्यालय में एक सेफ्टी टैंक से बदबू आ रही थी और वहीं से जो डेड बॉडी बरामद होती है उसके कपड़ों से ये पहचान होती है कि ये जो डेड बॉडी है ये पिंटू की है। अब दोस्तों पिंटू की जो डेड बॉडी है ये पास के गांव में मिली थी। ये रहने वाला जो था ये लालगंज का था। पुलिस के लिए ये बड़ी चिंता की बात थी और पुलिस इस पूरे मामले की बहुत गंभीरता से जांच करती है, लेकिन गंभीरता से जांच करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ कुछ भी सबूत नहीं लगता। पुलिस के हाथ अभी तक खाली थे कि आखिर पिंटू की जो डेड बॉडी है ये पास के गांव पहाड़ीपुर के इस एक प्राथमिक विद्यालय के सेफ्टी टैंक में कैसे पहुंची। अब दोस्तों पुलिस को जब कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस एक फैसला लेती है कि जो लड़का है जिसकी डेड बॉडी है इसके कमरे की तलाशी ली जाए। उसके बाद में जब इस लड़के की कमरे की तलाशी ली जाती है, जितनी भी किताबें, जितनी भी बुक्स वहाँ पे रखी हुई थी, उन सारी किताबों को एक तरीके से पुलिस देखती है, अच्छे से उन पर स्टडी करती है, लेकिन लास्ट में पुलिस को एक किताब मिलती है। वो जो किताब थी वो आपत्तिजनक थी, एक पोर्नोग्राफी उसमें लिखी हुई थी। एक आम बच्चा आखिरकार पोर्नोग्राफी की किताब क्यों पढ़ेगा। अब पुलिस जब उस किताब के पन्नों को पलटती है तो उस पन्नों को पलटते हुए लास्ट वाले पन्ने में श्याम लिखा होता है। अब जब पुलिस वो नाम लिखा हुआ देखती है तो कहीं ना कहीं पुलिस लोगों से पूछती है कि ये श्याम कौन है। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि दरअसल श्याम तो एक बुक डिपो है जो यहीं के बस स्टैंड के पास में जिसकी दुकान है। अब पुलिस को जब ये क्लू मिलता है तो पुलिस दौड़ी दौड़ी श्याम बुक डिपो पे पहुँचती है और वहाँ पे जाने के बाद में पूछती है क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो। दरअसल इससे पहले पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी क्लू नहीं था, लेकिन ये जो किताब मिली और इस पर जो श्याम लिखा हुआ मिला। अब श्याम से ये पता करना था कि आखिर ये किताब जो है इस लड़के के पास में कैसे पहुंची, पिंटू के पास में कैसे पहुंची। तो जब दुकानदार से पूछा जाता है तो दुकानदार बताता है कि साहब ये जो किताब है ये मेरे ही यहाँ की है और जो पीछे श्याम लिखा हुआ है ये मेरे ही हाथ का लिखा हुआ है। तो उसके बाद में पुलिस उस दुकानदार से पूछती है कि आखिर तुम बता सकते हो कि ये जो किताब है ये पिंटू के पास में कैसे पहुंची। तो दुकानदार बताता है कि दरअसल पिंटू पिछले कुछ समय से लगातार इस तरीके की किताबें लेने आता है, उसके बाद में वापस कर जाता है। पिछले दिनों वो किताब लेने आया था लेकिन उसकी किताब में एक लेटर मिला था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि बेटा तुम्हारे जो अंकल हैं उन्हें शक हो गया है और ये जो किताब है तुम लेके मत आना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बवाल हो जाए, अपना ख्याल रखना बेटा पिंटू। मैंने सोचा कि ये जो लेटर है ये पिंटू का है, अगर वो इस बार किताब वापस करने आएगा तो जो लेटर है ये मैं उसको वापस कर दूंगा। अब पुलिस जब उस लेटर को पढ़ती है तो पुलिस के मन में कई सारे सवाल आते हैं। दरअसल सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये होता है कि पिंटू आखिर अंकल किसको कहता था, क्योंकि अंकल को शक हो गया है ऐसा लिखा हुआ था। और दूसरी तरफ आखिर ये जो लेटर है ये किसने लिखा है। दरअसल उसके बाद में पुलिस जो है आस पड़ोस के सारे लोगों को इकट्ठा करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि पिंटू आखिर अंकल किसको कहता था। तो पुलिस को अपनी छानबीन में पता चलता है कि दरअसल जो वीरेंद्र त्रिपाठी हैं इनके घर में जो किराएदार रहता है धर्मेंद्र, उसको ही पिंटू अंकल बोला करता था। अब उसके बाद में जब पिंटू धर्मेंद्र को अंकल बोला करता था, उसकी जो पत्नी थी उसकी जो हैंड राइटिंग थी वो आखिरकार उस लेटर से मैच कर जाती है। उसके बाद में पुलिस उस महिला से पूछती है कि आखिरकार तुमने वो लेटर पिंटू को क्यों लिखा था, इसका क्या मतलब था। तो वो महिला बताती है कि दरअसल श्याम बुक डिपो से वो इस तरीके की किताबें खरीद के लाती थी। उसको इस तरीके की किताबें पढ़ने का शौक था जिसमें कुछ गलत बातें लिखी हो, जिसमें कुछ पोर्नोग्राफी हो, और वो अक्सर श्याम की दुकान पर नॉवेल लेने के लिए जाती थी, लेकिन इस तरीके की जब किताबें मांगती थी तो उसको थोड़ा अजीब लगता था। इसलिए उसने पिंटू से कहा था कि पिंटू तुम इस तरीके की जो किताबें हैं ये कलेक्ट कर लिया करो और अपने नाम से मुझे लाकर दे दिया करो। उसके बाद उस महिला से आगे पूछा जाता है तो वो जो महिला है वो बताती है कि कई बार जब पिंटू किताब लेके आता था तो पिंटू के सामने ही मैं किताब पढ़ती थी। एक दिन पिंटू बैठा हुआ था और मैं किताब पढ़ रही थी और किताब में कुछ इस तरीके की बातें लिखी हुई थी। तो वो बातें पढ़ने के बाद में वो महिला जो है उत्तेजित हो जाती है। जब वो महिला उत्तेजित हो जाती है तो वो पिंटू के साथ में ज़बरदस्त शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है। तो पहली बार तो पिंटू को अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद में ये पिंटू की आदत में शुमार हो जाता है और उसके बाद में ये जो सिलसिला है ये लगातार शुरू हो जाता है। पिंटू जब भी स्कूल से आता है, इस महिला का पति धर्मेंद्र जब घर पे नहीं होता, ये महिला उस लड़के को बुलाती और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना इस महिला और न इस बच्चे पिंटू ने की थी। दरअसल इस महिला का जो पति है धर्मेंद्र, उसको वो किताब मिल जाती है और उसको जब वो किताब मिलती है तो उसका शक बढ़ता है और वो इस महिला से ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये किताब ला के किसने दी।
अब दोस्तों ये महिला अपने पति को कन्विंस करने की कोशिश करती है, उससे इधर उधर की बातें करती है, लेकिन इस महिला को सफलता नहीं मिलती है। और उसके बाद में ये जो धर्मेंद्र है अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। और उसके बाद में आखिरकार इसका जो गुस्सा है वो शांत होता है। उसके बाद में ये अपनी पत्नी से कहता है कि ये कुछ दिनों के लिए लखनऊ जा रहा है और उसे आने में थोड़ा समय लग जाएगा। और जैसे ही वो घर से निकलता है, ये जो महिला है ये पिंटू को अपने घर बुला लेती है और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है। और उसी बीच में जो धर्मेंद्र था वो वापस आ जाता है और जो खिड़की थी उससे जब वो झांक कर देखता है तो उसकी जो पत्नी है वो उसके ही मकान मालिक के बेटे पिंटू के साथ में, जिसकी उम्र मात्र 15 साल है, गंदी अवस्था में है, आपत्तिजनक अवस्था में है। जब वो इस हालत में अपनी पत्नी को देखता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और घर के अंदर एंट्री करता है। अब जैसे ही घर के अंदर पहुंचता है, ये जो बच्चा है ये वहाँ से फरार हो जाता है, अपने घर में घुस जाता है। लेकिन ये जो धर्मेंद्र था ये अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा मारपिटाई करता है, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में झगड़ा करता है और यहीं से ये प्लान बना लेता है कि इसको पिंटू को रास्ते से हटाना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों 14 जुलाई 1999 का दिन था। ये जो धर्मेंद्र था ये उस लड़के के स्कूल के पास पहुंच जाता है जिस समय उस लड़के की छुट्टी होती है। और जैसे ही छुट्टी होने के बाद में वो लड़का बाहर निकलता है तो धर्मेंद्र उससे कहता है कि वो भी अब घर की तरफ ही जा रहा है, तुम उसके साथ चलो। तो ये जो लड़का है ये धर्मेंद्र की गाड़ी पे बैठ जाता है और उसके बाद में ये जो धर्मेंद्र है ये पास के ही गाँव पहाड़ीपुर पहुँच जाता है और वहाँ पर नरेश श्रीवास्तव का घर होता है। नरेश श्रीवास्तव के घर पे पहुंचने के बाद में ये पिंटू से कहता है धर्मेंद्र के दरअसल यहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। और वहाँ पर पहले से ही राधे श्याम नाम का एक व्यक्ति, पंकज नाम का एक व्यक्ति ये पहले से मौजूद थे। यानी कि अब ये 4 लोग हो जाते हैं, धर्मेंद्र, नरेश श्रीवास्तव, राधे श्याम और पंकज, ये 4 लोग वहाँ पे हो जाते हैं। और वहाँ पे ये लोग शराब पीते हैं। शराब इस लड़के को भी पिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़का मना कर देता है। उसके बाद में हंसी मजाक करते हैं। वो जो लोग हैं वो इस पिंटू से पूछते हैं, अच्छा तुम धर्मेंद्र की पत्नी के साथ में कैसे कैसे करते थे। अब जैसे जैसे ये जो लड़का है नासमझ है, 15 साल का लड़का है, ये बताता है कि वो ऐसे ऐसे करता था। जब ये बताता है सारी बात, सारी डिटेल बताता है तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र का जो गुस्सा है वो बढ़ता जाता है और उसी समय धर्मेंद्र इस लड़के का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद में ये जो 4 लोग हैं ये वहीं के जो प्राथमिक विद्यालय है, वहीं के जो टॉयलेट है उसका जो सेफ्टी टैंक है वो उसका ढक्कन उठा के बच्चे को उसके अंदर डाल देते हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता है, डेड बॉडी जब सड़ती है तब उस टैंक से जो है वो बदबू आती है, दुर्गंध आती है। और उसी समय जो स्कूल के जो क्लास टीचर हैं वो गांव के प्रधान को सूचना देते हैं। गांव का प्रधान सफाई कर्मी को लेकर जब वहां पे पहुंचता है तो वहां सेफ्टी टैंक से एक डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस इन सारे ही लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेजती है। इस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो उजागर हो जाता है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के अंदर दोषी किसे मानते हैं? क्या वो महिला दोषी थी जिस महिला ने 15 साल के लड़के के साथ में संबंध बनाया, या फिर 15 साल का वो लड़का दोषी था? और धर्मेंद्र ने जो रास्ता चुना क्या वो सही था? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।